लेट हूं मैं। एक टेस्ट इससे पहले हमारी जो फ्री टेस्ट सीरीज हम रीट को लेकर स्पेशली एनसीईआरटी साइकोलॉजी को लेकर स्पेशली मैं चर्चा कर रहा हूं। यदि इस टेस्ट सीरीज और इस वीडियो सॉल्यूशन को तुम ढंग से समझ लेते हो, सुन लेते हो, तो तुम्हें एनसीईआरटी साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं। और मैं तो ये भी विश्वास रखता हूं कि लगभग यहां से प्रश्न आ जाएंगे यदि तुमने पूरे वीडियो सॉल्यूशन को ढंग से समझ लिया। मेन चीज वीडियो सॉल्यूशन याद रखना, क्योंकि प्रश्न ऐसे हैं जो 50 प्रश्नों को मिलाकर जितने भी आज तक रीट के, सीटेट के, पूरी एनसीईआरटी को पूरी भाषा सेम टू सेम फॉलो की जा रही है। सुंदर सी थीम के साथ आज की क्लास देखिएगा। ये जो थीम आपको दिखाई दे रही है इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये एक समुद्र है और एक समुद्र के किनारे के ऊपर एक मछुआरा बैठा है, और ये मछुआरा जो बैठा है वो अपने जाल को जो है वो बुन रहा है, यानी उस जाल में जो छेद हो गए थे उन छेदों को सही कर रहा है। सिंपल सी कहानी है, छोटा सा मैसेज है एक। जब शांति का समय होता है, समुद्र में उथल पुथल होती है, तब मछुआरे जाकर सोते नहीं है, तब मछुआरे जाके मस्ती नहीं करते हैं, तब मछुआरे इंतजार नहीं करते हैं कि कब समुद्र शांत होगा फिर हम काम करेंगे। तब वो अपने हथियारों की धार को पैना करते हैं, तब अपने जाल को बुनते हैं, तब वो प्रत्येक कार्य करते हैं जो शांति काल में उनको जब आगे बढ़ने के लिए बढ़ाएगा। याद रखिएगा, एक विद्यार्थी जब इंतजार करता है ना भर्ती का कि आने के बाद करूंगा, तब उसकी स्थिति बहुत खराब होती है। सीखिएगा इस मछुआरे से कि शांति काल में भी अपने जीवन के सपनों को बुनने के लिए लगे रहते हैं तत्परता के साथ, तो फिर हम क्यों नहीं। मैं भी शांति काल में पूरे पाठ्यक्रम की योजना बना के अच्छी किताबों का चयन करके, ना कि भर्ती आने के बाद भागना चाहिए। यदि इस स्थिति तुम लोग करते तो शायद आज इतना उतावलापन तुम लोगों में नहीं होता। सुंदर सी थीम के बाद आज का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न, वंशानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। बहुत अच्छी भाषा है, इससे कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैंने एज इट इज वो प्रश्न डाले हैं जो एनसीईआरटी से, वो जो टेट के एग्जाम में स्पेशली प्रश्न आते हैं। विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल, रॉबर्ट ब्राउन, लियोन हॉक। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का प्रश्न गलत गया होगा। इस टेस्ट सीरीज को आपने जब 8 बजे दिया होगा, तो ग्रेगर मेंडल ने ये नियम दिया है, और ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ये रीट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ग्रेगर मेंडल ने जो नियम दिया उसको क्या बोलते हैं, वर्ण संकरता का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं, वर्ण संकरता का नियम बोलते हैं। और वर्ण संकरता का नियम ये कहता है कि कोई भी वर्णसंकर वस्तु होती है वो हमेशा अपने मौलिक स्वरूप की ओर अग्रसर होती है, और इसके ऊपर इसने मटर के ऊपर प्रयोग किया था। किससे प्रयोग किया था, मटर पे प्रयोग किया था। बहुत सारी चीजें हैं कि कोई भी वर्णसंकर वस्तु जब उसको प्राकृतिक रूप से आप कई बार उत्पन्न करोगे, मटर को कई बार उसने उपजाया, तो अंत में जो फसल प्राप्त हुई वो वर्णसंकर मटर नहीं था, वो देशी मटर था जहां से उसकी उत्पत्ति हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। इनका नियम क्या कहलाता है, वर्णसंकर। इसको वंशानुक्रम का कौन सा नियम बोलते हैं, आधारभूत नियम बोलते हैं। ये जो भी मैंने व्हाइट से लिखा है ना, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इनको याद रखिएगा। ये सब के सब आए हुए प्रश्न है, इनको सबको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। सेकंड प्रश्न देखिएगा, पहला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा इसको। मानव विकास में आनुवंशिकता 100%। आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक था वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, और दूसरा था व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ प्रकार प्रभावित करने वाले कारक। इन दोनों में से आप रीट का पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको 2 प्रश्न मिनिमम मिलेंगे। 2 प्रश्न मिनिमम मिलेंगे, हो सकता है 3 भी मिल जाए, बट 2 प्रश्न मिनिमम मिलेंगे। और ये जो मैं आज 15 प्रश्न आपको करवाऊंगा, इन्हीं से जुड़ा हुआ पैटर्न होगा। यदि समझ में आ गया तो 2 प्रश्न आपके रीट के हो जाएंगे। देखना, मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कौन सा है। पहला, पर्यावरण की भूमिका लगभग तय है। समझना हर प्रश्न को, हर प्रश्न से प्रश्न आया हुआ आपके रीट सीटेट जितने भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जितने भी हैं। जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है, गलत है। पर्यावरण की भूमिका को बदला जा सकता है, तय नहीं होता। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी की जो भूमिका होती है वो पहले से क्या होती है, तय होती है। तो ये उल्टा कथन दे रखा है। यदि ऐसा प्रश्न आए तो आपको समझ के जाना, ये प्रश्न आया हुआ इसलिए मैंने डाला है। ठीक है, पर्यावरण की भूमिका को बदला जा सकता है लेकिन आनुवंशिकता की भूमिका को बदला नहीं जा सकता, तो यहां उल्टा है इसलिए गलत है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव, ठीक है, सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं। किसी क्षेत्र को आनुवंशिकता ज्यादा प्रभावित करती है, किसी को वातावरण करती है, बट ये दोनों ही प्रभावित करते हैं। साथियों और जिन के सापेक्ष योगदान योगात्मक है। एजीटी प्रश्न आया हुआ, समझना इस भाषा को। सर साथी और जिन क्या है ये, देखो साथी किस में आते हैं, इन्वायरमेंट में आते हैं। किस में आते हैं, इन्वायरमेंट। तो यहां साथियों का मतलब किस भाषा से लिया गया है, वातावरण से लिया गया है। ऐसी भाषा आएगी रीट में, याद रखना, हमेशा ऐसी भाषा आती है। और जिन्स जान गए, आनुवंशिकता का योगदान क्या है, योगात्मक है। योगात्मक नहीं होता, H गुणा E होता है, यानी गुणा होता है, गुणात्मक होता है। साथी वातावरण में आ गए, जिन किस में आ गया, वंशानुक्रम में आ गया, लेकिन दोनों का योगदान योगात्मक नहीं होगा, क्या होगा, गुणात्मक। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत। एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का योगदान 50% है। 50% नहीं होता, एक बच्चे के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योगदान क्या हो जाता है, 100% हो जाता है। दोनों मिलकर बच्चे के विकास को 100% संभव बनाते हैं, इसलिए ये कथन भी गलत है। ये 4 प्रश्न है जो आपके स्पेशली रीट एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने मिला के एक शानदार सा प्रश्न बनाया है। जिस बच्चे का प्रश्न का आंसर सही है, इसका मतलब उसने वंशानुक्रम वातावरण को पढ़ लिया है। यहां जो कथन सही होगा वो कौन सा होगा, 2 नंबर। वंशानुक्रम और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, और दोनों सापेक्षिक रूप से प्रभावित करते हैं। कोई किसी पक्ष को ज्यादा करेगा, कोई किसी को करेगा, लेकिन दोनों प्रभावित करेंगे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 2 नंबर। ये प्रश्न बहुत गजब का है, समझना, इसको दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको समझना जैसे मैंने समझाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट सीरीज तुमने ढंग से देख ली और कर ली ना, तो साइकोलॉजी लगभग हो जाएगी आपकी। विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है, देखिएगा। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नता वाले बिंदु से भी जुड़ गया और बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है, सही है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः है, आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, सही है कि गलत है, सही होना चाहिए, बताओ आप। विकास पूर्व निर्धारित सीक्वेंस में होता है, सिर से पैर की ओर। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र पर परस्पर संबंधित हैं। एक विकास अच्छा होगा, दूसरा विकास अच्छा होने की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इनमें से बताएं कि सभी सही हैं या कोई गलत भी है इनमें से।
क्या आंसर आ रहा है? 2, बी। वेरी गुड, क्या बात है। देखना ये सही है, ए, बी सही है, सी सही है, डी सही है। देखो सिंपल सी बात समझना, मैंने इसलिए आपको कंफ्यूज किया इस लाइन को बोलकर, आप में से कंफ्यूज हो गए। समझना है, साइकोलॉजी रटने वाला विषय ही नहीं है, कंप्लीट समझने वाला। आप कोई किताब लेके रट लें ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं है, थोड़ा सा समझिए। कोग्निटिव डेवलपमेंट पूर्णतः, इसी भाषा से गलत हो गया प्रश्न, किसी एक शब्द से प्रश्न का आंसर गलत हो गया। पूर्णतः आनुवंशिकता नहीं, हम जब संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं क्लास में? वंशानुक्रम प्रभावित करता है प्राथमिक रूप से, लेकिन संज्ञानात्मक विकास को दूसरा प्रभावित करने वाला होता है वातावरण। यानी पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित नहीं होता है, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों योगदान देते हैं। इसलिए बी कथन कदापि भी नहीं हो सकता। ये चारों प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आंसर होगा ए, सी और डी। तीसरा ऑप्शन जिस बच्चे का सही है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े प्यारे से बच्चे हैं। 4 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बाल विकास में वातावरण की भूमिका, इस सब प्रश्न में आए हुए हैं आपके। बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। वातावरण की भूमिका को आप कैसे प्रतिबिंबित करेंगे, एनवायरनमेंट कैसे प्रभावित करता है? स्वभावगत प्रवृत्तियां, जब भी टेम्परामेंट टेंडेंसी आएगी, वर्ड याद रखना, दिमाग में फिट कर लेना, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट आता है। स्वभावगत प्रवृत्तियां हमेशा वंशानुक्रम, स्वभावगत टेम्परामेंट वर्ड कहीं भी आ जाएगा, आपको क्या करना है? वंशानुक्रम करना है। व्यक्तित्व की प्रकृति, हमेशा याद रखना, व्यक्तित्व की जो प्रकृति होती है वो होती है जो माता पिता से आपको मिलती है। व्यक्तित्व प्रकृति, ये सब एनसीईआरटी के वर्ड और एज इट इज प्रश्न आते हैं, याद रखना, एज इट इज प्रश्न आते हैं, भाषा को समझना। व्यक्तित्व की प्रकृति किसको बोलते हैं? जो माता पिता से आपको प्राप्त होती है। इसलिए ये भी क्या होगी? वंशानुक्रम। क्या होगी? वंशानुक्रम। प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, प्राथमिक प्रतिक्रिया किसको बोलते हैं? जो आपकी एक प्रकार से मूल प्रवृत्तियां, आप अपने सहज क्रिया, जिनको रिफ्लेक्स एक्टिविटीज कहते हैं, आपका हंसना है, रोना है, मतलब जो आपके जन्मजात रूप से आपके साथ आती हैं चीजें, उनको अपन बोलते हैं प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके। मतलब ये भी किससे डिसाइड है? वंशानुक्रम से डिसाइड है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी। आदत निर्माण, हैबिट जो है वो हम एनवायरमेंट से सीखते हैं, वातावरण हमारे अंदर आदतों का निर्माण करता है, इसलिए आंसर क्या हो गया? डी। समझिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको समझना है कि ऐसा प्रश्न की भाषा ऐसे आएगी तो हमारा माइंड इतना ओपन होना चाहिए, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग किया करो साइकोलॉजी, मजा आएगा फिर आपको। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या है? वातावरण है। बाकी तीनों क्या है? वंशानुक्रम। सही है। देखिएगा ये प्रश्न अभी ग्रेड फर्स्ट से आया है, मैंने उठा के 4 प्रश्नों को मिला के बनाया। अयथार्थ अवस्था किशोर अवस्था हड़लोक की सही की गलत है। विशिष्ट और अलौकिक भाव शेष अवस्था, ये तो गलत है। देखो विशिष्ट और अलौकिक भाव किसको बोलते हैं? एक वर्ड आते हैं किशोर अवस्था में दो, एक आता है पर्सनल फेबल और एक आता है इमेजिनरी ऑडियंस। पर्सनल फेबल किसको बोलते हैं? व्यक्तिगत दंत कथा। याद रखना, एनसीईआरटी के वर्ड हैं, एग्जाम में आएंगे, पढ़ के जाना इनको। मैं जो बोल रहा हूं पूरी एनसीईआरटी साइकोलॉजी है, पूरा चैप्टर हो गया आपका बाल विकास आज की क्लास के साथ। एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत दंत कथा जिसको अपन बोलते हैं पर्सनल फेबल, क्या बोलते हैं? पर्सनल फेबल। तो पर्सनल फेबल होता है व्यक्तिगत दंत कथा। इसका मतलब होता है बच्चा अपने आप को समझता है कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, मैं अद्वितीय हूं। तो अपने आप को अद्वितीय समझना, विशिष्ट समझना, और वो कहता है कि आप मुझे कभी समझ ही नहीं सकते, अपने पेरेंट्स को कहता है। इसका मतलब है उसमें विशिष्ट और अलौकिक भाव। ये कहां पाया जाएगा? किशोर अवस्था में। कहां पाया जाएगा? किशोर अवस्था में पाया जाएगा। और इसको अपन क्या बोलते हैं? पर्सनल फेबल। और इमेजिनरी ऑडियंस होता है काल्पनिक श्रोता, उसको भी समझ लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का बिंदु है। इसमें प्रश्न आता है जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा, क्लास में मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल देखे, क्लास में मैंने बहुत ढंग से समझाया, चर्चा की। इमेजिनरी ऑडियंस भी किशोर अवस्था का लक्षण होता है, जब बच्चा ये सोचता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, कि मान लीजिए मेरे स्वेटर के ऊपर कुछ लग गया और मैं शादी में गया तो मैंने देखा यार ये क्या हो गया, तो मैं बार बार सोच रहा हूँ यार सब लोग देख रहे हैं, धीर सिंह सर क्या स्वेटर पहन के आए हैं, कम से कम धोखे तो आते, ऐसे दिमाग में बार बार आ रहा है अपने। इसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस। तो ये दोनों किशोर अवस्था में होता है। प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है एवं आयु से संबंधित रहती है। कोरलबर्ग, गलत कथन है, ये प्रश्न आ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा इस स्टेटमेंट को, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी में 11वीं क्लास की साइकोलॉजी में मानव विकास में ढंग से इसको बताया गया है। ये जीन पियाजे ने कहा था। किसने कहा था? ये जीन पियाजे ने, कि प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है। आपका चिंतन का अलग तरीका है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अंतःप्रज्ञान चिंतन करते हैं, फिर आप मूर्त करते हैं, और किशोर अवस्था में आप मूर्त करते हैं। ठीक है, तो हर बार आपका चिंतन क्या है? अलग अलग। तो ये पियाजे का स्टेटमेंट था, इसलिए यहाँ कोरल बल गलत है। रूटिंग प्रतिवर्त क्रिया बाल्य अवस्था, गलत बात है। रूटिंग प्रतिवर्त क्रिया क्या होती है? 3 से 6 माह के मध्य होती है, 3 से 6 माह के बाद लुप्त हो जाती है। तो रूटिंग क्या है? आप बच्चे के गाल को छुओगे तो बच्चा गर्दन यूं घुमाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? रूटिंग बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये जो पाई जाती है वो शेष अवस्था में पाई जाती है। और ये चीजें करके देखा करो। अरे जरूरी नहीं है थारे टाबरों में, अड़ोसी पड़ोसियों का टाबरा का कम से कम गाल का हाथ लगा के देख लिया करो कि रूटिंग करे कुछ और करे। इससे बहुत सारी साइकोलॉजी सीख जाओगा। खुद टाबरा का चक्कर में होगा तो करो कद होशी लक्षण डंकारे से ना होशी, पड़ोसियों का टाबरा का हाथ लगा लिया करो, गाल का लगा लिया करो, पक्का लगा लिया करो। इस तरह की मोरो गतिविधि, रूटिंग गतिविधि, ठीक है ना? बेबिन्स की आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसा एनसीईआरटी का वर्ड है। तो यहाँ कथन एकमात्र सही कौन सा है? एक। अयथार्थ अवस्था, अयथार्थ अवस्था, अनरियलिस्टिक अवस्था जो होती है वो किशोर अवस्था होती है, जहां बच्चा काल्पनिक जगत को, स्पेशली वीर पूजा, हीरो वर्शिप, दिवा सौपन, इन सब में बिलीव रखता है। और ये हरलोक ने कहा था, ये भी ग्रेड फर्स्ट में आया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अयथार्थ अवस्था किशोर अवस्था को, ठीक है ना? तो एक ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है, लेकिन मैंने जो व्याख्या की ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। 6 नंबर का प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। प्रेक्षणीय, प्रेक्षणीय मतलब ऑब्जर्वेशनल। प्रेक्षणीय मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन जिसको अपन कर सकें वो प्रेक्षणीय है। मापन योग्य विशेषताओं के रूप में जिस प्रकार व्यक्ति का जीन प्रारूप अभिव्यक्त होता है उसे कहते हैं। एनसीईआरटी की भाषा है। ये प्रश्न आया हुआ है, 2 बार आ गया ग्रेड 3 में रीट में। यदि इसे पढ़ा नहीं है तो इसका मतलब आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है। प्रेक्षणीय और मापन योग्य विशेषताएं जिनको अपन देख सकें और जिसका अपन मापन कर सकें वो जीन प्रारूप क्या कहलाएगा? जेनोटाइप। देखो जेनोटाइप तो वो होता है जो आपको वंशानुक्रम से प्राप्त हो गया, माता पिता से जो चीजें तुम्हारे अंदर प्राप्त होगी ना, वो वंशानुक्रम आधारित, केवल वंशानुक्रम आधारित होता है जेनोटाइप। परिवेश प्रभाव होता है केवल वातावरण आधारित।
केवल क्या होता है, वातावरण आधारित होता है, वो परिवेशीय प्रभाव है। और तीसरा है फेनोटाइप, ये इंपॉर्टेंट है, जेनोटाइप फेनोटाइप। फेनोटाइप इंपॉर्टेंट है, फेनोटाइप क्या होता है, जिसमें शारीरिक विशेषताएं, जो मैं लिखा रहा हूं ना साथ साथ में लिख लेना, शारीरिक प्लस मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, जिसमें दोनों विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, यानी वातावरण से आ गया मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है ना कहीं दोनों की चीजें हैं, वो है जेनोटाइप फेनोटाइप होता है। तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जो देखी भी जा सकती हैं, मापी भी जा सकती हैं, यानी बुद्धि आ गई, आपका व्यक्तित्व आ गया, साइकोलॉजिकल चीजें आ गई, ठीक है, प्रेक्षणीय आ गई, आपका व्यवहार आ गया, ठीक है, फिजिकल आपकी जो आपकी लंबाई चौड़ाई, आपका शारीरिक रंग, आंखों का रंग, ये सब क्या आ गया, प्रेक्षणीय में आ गया। तो दृश्य रूप फेनोटाइप किसको बोलते हैं, प्रेक्षणीय और मापन योग्य विशेषताएं, जिसमें दोनों में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं शामिल होती हैं, उस विकास को अपन बोलते हैं फेनोटाइप। ये पर्सनालिटी से भी रिलेवेंट है, व्यक्तिगत भिन्नता से भी रिलेवेंट है और विकास से भी रिलेवेंट है, बट ये एनसीईआरटी का और पिछली रीड में प्रश्न आया था। तो जेनोटाइप होता है वंशानुक्रम आधारित, तो फेनोटाइप होता है प्रेक्षणीय और मापन योग्य आधारित विकास का एक प्रकार। ओके, तो सी, वेरी गुड, ये नोट कर लेना इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं। 7 नंबर पे, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को सही व्यक्त कौन सा करता है। इसमें भी 4 प्रश्न है, ये चारों आए हुए हैं, देखिएगा। वंशानुक्रम वातावरण मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है बाल विकास का, इसको बहुत अच्छे से कवर करना। मैं 3-4 चीजें और बता दूंगा लास्ट में कि ये चीजें और देख के जानी है आपको, फिर वहीं से प्रश्न आना है। व्यक्ति या बालक को जो कुछ सोचता है, करता है या अनुभव करता है, वह वंशानुक्रम के कारक और वातावरण के प्रभावों के पारस्परिक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का परिणाम होता है। एकदम सही है, बालक जो कुछ सोचता है, करता है, अनुभव करता है, वंशानुक्रम के कारक और वातावरण के कारक दोनों के बीच क्या होता है, संबंधों का परिणाम होता है। सही है, भाषा याद रखना है, प्रश्न है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समान नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखना। पूरक वाला वर्ड है, ये वुडवर्थ ने इस्तेमाल किया था और ये बहुत बार आया हुआ है। वंशानुक्रम और वातावरण की अपृथकता, नॉन सेपरेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी वंशानुक्रम और वातावरण को पृथक नहीं किया जा सकता, दोनों विकास के सभी पहलू को प्रभावित करते हैं, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, मैंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम है, ठीक है ना, शारीरिक विकास केवल आनुवंशिकता का नहीं, वातावरण भी प्रभावित करेगा, सामाजिक मानसिक सबको, तो दोनों प्रभावित करते हैं, इनको आप पृथक नहीं कर सकते, दोनों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट पे कम ज्यादा हो सकता है, बट प्रभाव, इसलिए इनको पृथक नहीं किया जा सकता। सही है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, उनका विकास वातावरण में होता है, ये भी सही है। मूल प्रवृत्तियां क्या है, वंशानुक्रम आधारित प्रवृत्तियां जो जन्मजात होती हैं, पलायन, युद्ध, प्रियता, निवृत्ति, स्वर्ग, संवेदना, काम, जिज्ञासा, आत्महीनता, प्रदर्शन, भोजन, अन्वेषण, रचना और हास, ये 14 मूल प्रवृत्तियों हैं, ये आपके साथ आती हैं, तो ये वंशानुक्रम से डिसाइड है, बट इनका विकास कहां होता है, वातावरण में होता है। समझ गए ना आप, पलायन है वो मूल प्रवृत्ति वंशानुक्रम में प्राप्त हुई है, लेकिन एनवायरमेंट में जब तुम लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि नहीं जिंदगी में नहीं बन पाए, तो तुम भागना शुरू कर देते हो, पलायन, वातावरण तो उसको पोषित करता है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट क्या है, एक प्रकार से सही है। तो यहाँ जो एग्जाम आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल। वेरी गुड, समझना बस, इन प्रश्नों को समझ में आ गया ना आपको, भाषा तो मजा आ जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं आपको। 8 नंबर का प्रश्न, सही मिलान नहीं है, देखिएगा। बीजकोष की निरंतरता का नियम किसने दिया था, वंशानुक्रम के 7 नियम है, 7 याद करके जाना, 7 नियम है, क्योंकि प्रश्न 100% आना है तो पूरा पढ़ के जाना वंशानुक्रम को। बीजमैन ने दिया, ये कहता है बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता, आजीवन चलता रहता है, इसने चूहों की पूंछ पे प्रयोग किया, कई बार पूंछ को काटा, लेकिन हर बार पूंछ आ जाती थी, यानी बीजकोष जो है वो कभी समाप्त, जर्म प्लाज्म कभी समाप्त नहीं होता। प्रभाविता व योग का नियम किसने दिया है, डार्विन। सही है। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम किसने दिया है, लेमार्क। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम का मतलब है, ये कहता है कि आप अपने जीवन काल में कोई भी गुण अर्जित करते हो तो वो आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। इसने जिराफ के ऊपर प्रयोग किया था, मैकडूगल, हैरिसन और आईपी पावलोव, तीनों ने इस नियम का समर्थन किया है। जीन को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं, एकदम सही है, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, वंशानुक्रम निर्धारक। तो यहां कौन सा गलत है फिर बताओ, बी, डी, वेरी गुड, बी, मैंने कहा बी सही है, इसलिए कई बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बी गलत है। यहाँ पे प्रभाविता और योग का नियम डार्विन ने नहीं दिया था, डार्विन ने तो उत्तर जीवितम योग्यता और विभिन्नता का नियम दिया था, प्रभाविता और योग का नियम मेंडल ने दिया था। किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। याद रखना, जो गुण प्रभावी होता है वो अगली पीढ़ी में चला जाता है, ठीक है, वियोग जो गुण छुपा रहता है वो खत्म नहीं होता, ठीक है। तो प्रभाविता और वियोग का नियम किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। ये चारों प्रश्न आए हुए हैं, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। ये वंशानुक्रम का निर्धारक जिन्स होते हैं, वंशानुक्रम की एक तो पूरी प्रक्रिया पढ़ के जाना, प्रक्रिया क्या होती है समझ लेना 10 सेकंड में। वंशानुक्रम की प्रक्रिया होती है, मातृकोश प्लस पितृकोश दोनों मिलते हैं, संयुक्त उत्पादक कोश, 23 + 23 गुणसूत्र आते हैं बराबर 46, मतलब सामान्य बच्चा। यदि 45 गुणसूत्र हो गए तो डाउन सिंड्रोम है, और यदि 47 गुणसूत्र अधिकता होगी तो टर्नर सिंड्रोम है। जिन्स किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। जिन्स के प्रकार याद रखना, क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र को बोलते हैं, गुणसूत्र में कौन स्थित होते हैं, जिन्स स्थित होते हैं, ठीक है। जिन्स के प्रकार कौन से हैं, एलील जिन्स, होमोलॉग जिन्स, ऑटोसोम्स। आजकल ऐसे प्रश्न, लड़का लड़की में होने में क्या चाहिए, एक्स वाई किससे होता है, एक्स एक्स से क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस पढ़ के जाना भाई, ये मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ पे गलत दूसरा हो गया, तो बी जो है वो गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर का, इंपॉर्टेंट है, ये चारों आए हुए हैं रेट में। अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, ये वर्ड याद रखना आप। इंटर आ गया ना, यहां पे रह है, याद रखना, अंतर्व्यक्तिक, जहां अंतर्व्यक्तिक आ गया, इंटर आ गया ना, इंटर का मतलब होता है विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से कैसे भिन्न है, इसको बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। ये वर्ड याद कर लीजिएगा, बार बार ये प्रश्न आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं किसको बोलते हैं, जब बच्चे, एक बच्चा दूसरे बच्चे से कैसे भिन्न है, 20 बच्चे 50 बच्चों से कैसे भिन्न है, इसको बोलते हैं अंतर्व्यक्तिक। अंतराव्यक्तिक, इंट्रा इंडिविजुअल, इंट्रा इंडिविजुअल का होता है मैं अपने आप से कैसे भिन्न हूं। एग्जाम्पल पूछेगा, एक रवीना नाम की बालिका शारीरिक रूप से ऐसी है, मानसिक रूप से ऐसी है, समंगात्मक रूप से ऐसी है, ये कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता है, तो वहां आपको इंट्रा करके आना है। क्या करके आना है, इंट्रा, ठीक है। ये अंतर्व्यक्तिक है, ये अंतराव्यक्तिक है। अंतराव्यक्तिक मतलब मैं अपने आप से कैसे डिफरेंट हूं, और वो मैं दूसरे से कैसे डिफरेंट हूं, इसमें कंपेरेटिव आएगा प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मुख्य प्रकार दो ही होते हैं, अंतर और अंतरा।
इसके अलावा साइकोलॉजिकल व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और एक होती है भौतिक भिन्नताएं। तो साइकोलॉजिकल में रुचि, आदत, अभिवृत्ति, बौद्धिक, ठीक है ना, ये सब आती हैं। बौद्धिक आपकी जो भौतिक होती है उनमें शारीरिक आता है, मनोवैज्ञानिक में शारीरिक नहीं आएगा, इसमें भौतिक में आएगा शारीरिक। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना, पढ़ के जाना, मैंने टेबल बना रखी है पूरी। किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के किसी एक क्षेत्र के अपेक्षा, मतलब जो मैंने उदाहरण दिया था रवीना वाला, ऐसा कोई एग्जांपल आएगा। स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से अधिग्रहित होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, अलग से आया हुआ, 4 प्रश्नों को मिला के बहुत अच्छा प्रश्न बनाया। क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से अधिग्रहित होती हैं? बहुत गलत लाइन बोली है। स्वभाव वर्ड आ गया ना, पकड़ लो इस वर्ड को। टेम्परामेंट आ गया ना, टेम्परामेंट मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस, वंशानुक्रम आधारित। मूलतः स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं वो अधिग्रहित नहीं होती हैं। अधिग्रहित का मतलब तो क्या होता है? एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड का मतलब वातावरण से सीखा है। और ये वर्ड आते ही, स्वभाव वर्ड आते ही व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हो जाएंगी? आधारभूत रूप से वंशानुक्रम आधारित। ठीक है, वंशानुक्रम आधारित मतलब यहाँ पे वर्ड जो आएगा वो आएगा जन्मजात। क्या आएगा? जन्मजात। भाषा पकड़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बिंदु गलत हो गया, अधिग्रहित आते, स्वभाव अधिग्रहित नहीं हो सकता, वंशानुक्रम आधारित मतलब जन्मजात होंगी। जैविक परिप्रेक्ष्य, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट पूर्व अभिव्यक्ति प्रणाली है। बायोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य तब क्या कर रहा है कि वंशानुक्रम शरीर के अंदर पहले से निर्धारित, वंशानुक्रम का एक पहले से निर्धारित प्रक्रिया है जो विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली के अनुसार चलेगा। यदि यहाँ जैविक परिप्रेक्ष्य नहीं होता तो ये लाइन गलत हो जाती, लेकिन बायोलॉजिकल है मतलब पहले से डिसाइडेड है। ठीक है, परिवेशी होता इसका मतलब वो डिसाइडेड नहीं है पहले से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है, बाकी आपके सब सही है। तो ए, बी और डी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, डी। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, पढ़ते हो तुम लोग यार। सीडीपी हो जाएगी आज बेटा। तुमने सीडीपी आज पढ़ ली है, मेरी वाली किताब पढ़ ली है, जो भी पढ़ लिया आपने आज सीडीपी के जो प्रश्न है, आप किससे अनुमान लगा लीजिएगा कि आपने सीडीपी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। बेटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो। सर टेस्ट बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल प्रश्न तो लगभग मैं बाइलिंगुअल डालता हूँ बेटा ना। बाकी इससे बढ़िया कोई पेपर नहीं हो सकता। इतनी मेहनत होती है, पूरे जितने भी आज तक के 5 साल के पेपर हैं उनका पूरा सार निकाल के फिर पेपर बनाता हूँ कि पूरी चीजें रिपीट हो जाए गजब तरीके से। इससे बढ़िया तो टेस्ट हो ही नहीं सकता। मेरे को लगता ही नहीं कि इतनी अच्छी मेहनत आपके लिए करके दे रहा हूँ, तो इससे बढ़िया क्या होगा। टेस्ट फ्री है, उन एजुकेशन ऐप पे देख लो आप, समझो इन चीजों को। बहुत इजी चीजें हैं। आप क्या है कि रटते हो साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है। तुम किताबों को रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इजी चीजें हैं, मतलब थोड़ा सा आप एकदम खुले माइंड से बैठ जाओ, ठीक है ना, फिर एकदम सहज होकर पढ़ो चीजों को। ठीक है, माइंड में एकदम मैपिंग करो चीजों की, इमेजिनेशन करो, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। सबसे इजी विषय कोई है तो ये सीडीपी आपका, साइकोलॉजी आपका। और तुमने इसको सबसे हार्ड बना रखा है, रट्टे मार मार के। रट्टे मारने वाले प्रश्न नहीं आएंगे। रीट का पेपर उठा के देख लो, 22 वाले पेपर ही अलग लेवल का आता है। भाषा आती है छोटे से बड़ा, जो स्वभाव वर्ड है, अब इसमें प्रश्न पूछ लेगा। फिनोटाइप जैसे प्रेक्षित विशेषताएं, ऐसे वर्ड पूछता है, मतलब एक छोटा सा शब्द देगा, उससे आपको कंफ्यूज कर देगा। जितने भी रीट के पेपर होते हैं उसमें हमेशा वर्ड देगा। वर्ड इंपॉर्टेंट है, शब्द इंपॉर्टेंट है, भाषा इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा समझना आपको ना। ये सब प्रश्न बेटा यूपीएससी नहीं, ये सब प्रश्न तो आपके रीट में आए हुए प्रश्न है। मैंने यूपीएससी वाले प्रश्न करवाऊं तो तुम्हारा धुआं निकल जाए। तो सब रीट के आए पेपर में उठा के देखना आप। रीट में जो पिछले 7 पेपर हुए ना, उनका सार है आज वाले प्रश्न, उन्हीं की एक लाइन उठा के बनाई। इसमें धुआं निकल रहा है तुम्हारा। तो ये देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये चारों रीट में आए प्रश्न आपके, ये चारों रीट में समझना। सही उपयुक्त नहीं है। आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के रूप में अभिभावक बालक विश्लेषण विधि, दत्तक ग्रहण, दत्तक मतलब फोस्टर चाइल्ड, जुड़वा ट्विंस बच्चों का अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है। पिछले रीट में एक प्रश्न आया था, आनुवांशिकता के अध्ययन की विधि कौन सी नहीं है, और उसमें ऑप्शन में डी दे रखा था, समवयस्क समूह अध्ययन, पीयर ग्रुप। तो समवयस्क समूह अध्ययन कोई आनुवांशिकता के अध्ययन की विधि नहीं होती। आनुवांशिकता के अध्ययन, हेरिडिटी के अध्ययन की 3 विधियां होती हैं। अभिभावक बालक, जिसको परिवार विश्लेषण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिवार विश्लेषण भी बोलते हैं। और इस पे फ्रांसिस गाल्टन ने बहुत बड़ा वर्क किया था इस विधि के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट विधि होती है। ठीक है, दत्तक ग्रहण में कि माता पिता ओरिजिनल अलग थे और पालन पोषण बच्चों का अलग किया, तो उनकी आनुवांशिकता अपने माता पिता से मिलती है या जिन्होंने पालन पोषण किया उनसे मिलती है, यह अध्ययन है। और जुड़वा ट्विंस बच्चे, उनकी आनुवांशिकता अपने मम्मी पापा से कितनी मिलती है और उन दोनों की मम्मी पापा से कितनी मिलती है, उन दोनों में कितनी समानता पाई जाती है, पूरा अध्ययन इन 3 विधियों में होता है। मैंने बहुत डिटेल से किताब में वर्णन डाल रखा है, बट आप कम से कम नाम याद रख के जाना, ये सही है। जिन्स का जोड़ा, पिछले डेट में ये भी प्रश्न था। पिछले डेट में मतलब वंशानुक्रम वातावरण पे हर पेपर में 2 प्रश्न थे, हर पेपर में 2 प्रश्न। जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, वह एलील जिन्स कहलाता है। देखो जिन्स के 2 प्रकार थे, एक होमोलोग थे। अरे बहुत इजी चीजें थे, पढ़ो तो आपको साइकोलॉजी ऊपर ऊपर की पढ़ो ना, समझ में नहीं आवे। एलील जिन्स, आप प्रश्न पेपर देख लो, ऐसा आता है। होमोलोग जिन्स होते हैं, समान भी हो सकते हैं, समान भी होते हैं। एलील जिन्स होते हैं जो विशिष्ट स्थान पर रह के विशिष्ट गुण, जैसे आपकी भूरी आंखों का एलील कोड भूर मतलब होगा, तो आपकी आंखें काली हैं तो काले, उस रंग को नियंत्रित करेगा। वो विशिष्ट गुण को जो नियंत्रित करता है ना, वो जिन्स क्या होता है? वो एलील होता है। याद रखना, विशिष्ट गुण को, कि आपकी आंखें भूरी हैं, आपके बाल काले हैं, तो इनको पर्टिकुलर जो विशेषताओं को नियंत्रित करता है ना, वो क्या होता है? एलील जिन्स। होमोलोग समान और समान दोनों हो सकते हैं, ये समान स्पेशली उस विशेषता को नियंत्रित करेगा। ऑटोसोम्स गुणसूत्र, एनसीईआरटी की लैंग्वेज आया हुआ प्रश्न है। गुणसूत्रों का एक प्रकार होता है जो लिंग गुणसूत्रों से अलग होता है और शरीर के विभिन्न गुण और दैनिक गुणों को नियंत्रित करता है। याद रखना, कौन से गुणों को? दैनिक गुणों को नियंत्रित करता है, और शरीर के जितने विभिन्न गुण हैं उन सबसे इसका रिलेवेंट होता है ऑटोसोम्स गुणसूत्र। प्रकृति पोषण, नेचर और नर्चर क्या है? विवाद में प्रकृति की तुलना धरती से की जाती है जबकि वातावरण की तुलना बीज से की जाती है। क्या सही है? पहला प्रश्न तो आपसे पूछेगा, प्रकृति पोषण, नेचर और नर्चर विवाद क्या है? इस सीटेट में बहुत आता है, आपके रीट में पिछली बार आया था। प्रकृति का मतलब होता है वंशानुक्रम, पोषण का मतलब होता है वातावरण। यहां वुडवर्थ ने इसकी तुलना की है, प्रकृति को इसने कहा था बीज और धरती की तुलना की थी वातावरण से। तो यहां मैंने उल्टा लिखा है, प्रकृति की तुलना धरती से नहीं होती, प्रकृति की तुलना बीज से होती है और वातावरण की तुलना किससे होती है? धरती से होती है। तो इसमें उसने बताया था कि दोनों का सापेक्ष योगदान है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो वुडवर्थ का स्टेटमेंट है, बट ये प्रश्न बहुत बार आया है। प्रकृति पोषण विवाद, नेचर और नर्चर विवाद, प्रकृति और संवरण विवाद। ठीक है ना, पोषण को संवरण वर्ड भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, संवरण यानी नर्चर।
और नेचर आप जानते हो प्रकृति। तो यहां पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, ठीक है, तीसरा कथन सही है, लेकिन डी जो कथन है, चौथा स्टेटमेंट है, वो एकदम से क्या है, गलत है। ये चारों प्रश्न पिछले रेट में आए थे। यदि आपने ये नहीं पढ़े और ये नहीं समझ में आ रहे, भैया आपकी तैयारी कंप्लीट अधूरी आपको कहता हूं, क्योंकि ये तो आ गए प्रश्न और आगे प्रश्न हमें नहीं पता। तो ये प्रकृति पोषण विवाद तो समझ में आ गया ना, प्रकृति वंशानुक्रम के समर्थक कहते हैं, प्रकृति इंपॉर्टेंट है, पोषण के समर्थक कहते हैं वातावरण इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ कथन गलत है, क्योंकि बीज जो होगा वो प्रकृति होगा और धरती जो होगी वो क्या होगी, वातावरण। मेरे अकॉर्डिंग जैसे 15 प्रश्न है तो कम से कम 11%, 10+ प्रश्न जिसके सही है वो अच्छे लेवल पे है मेरे वाले टेस्टों में। बाकी आए हुए प्रश्न वैसे तो जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और पिछले रेट में पूछा गया था कि जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, किसके द्वारा कहा गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये कथन सबसे अधिक प्रासंगिक कथन है। मैं आप में से कई बार बच्चों को बोलता हूं, कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा साथ नहीं दे रहे, सर आज मैं अकेला पढ़ चुका हूं, सर मैं अपने आप से हार चुका हूं। जिस दिन तुम हार मान लोगे ना, कोई तुम्हें कुचल के निकल जाएगा, यहाँ कोई इंतजार नहीं करेगा। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा कोई इंतजार करेगा, कोई तुम्हारी अंगुली पकड़ेगा और कहेगा चल मैं लेके चलता हूं, नहीं रे, ये जमाना बदल चुका है। इस जंगल में जिंदा वही रहेगा जिसमें ताकत होगी, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकेगा, अन्यथा हिरण की तरह तुम्हारा शिकार किया जाएगा और बाकी हिरण भाग जाएंगे, वो हिरण उस लॉयन के मुंह में रहेगा। ये तुम्हें देखना है, ये बहुत गजब की बात है डार्विन की। इसलिए कभी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई होना तो कभी ना इधर देखना ना उधर देखना, अपने सपनों की जंग में अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि हर कोई आपका शिकार नहीं कर सके, नहीं तो किसी और के सपनों के लिए कहीं और टाइम दोगे, याद रखना। तो ये कथन डार्विन का था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसने उत्तर जीवितम योग्यतम सिद्धांत दिया था, पिछली डेट में आया था। कौन सा आनुवांशिकता तंत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है, पिछले में प्रश्न था। आप देखो ऐसे प्रश्न आपके नहीं पढ़े हैं क्या। इसमें भाषा थोड़ी सी चेंज की थी। आनुवांशिक तंत्र के नवीनतम अध्ययन कौन से हैं, तो नवीनतम अध्ययन एक तो जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन है, आनुवांशिक तंत्र के नवीनतम अध्ययन, ठीक है। एक कोशिका विज्ञान है, एक जीवमिति बायोमेट्री है, ये तीनों नवीनतम अध्ययन। और एक वर्ड और याद रखना, सीटेट में आया था, सुजनन विज्ञान, यूजेनिक्स, ये दिया था गाल्टन ने, ठीक है ना, मनुष्य की प्रजातियों को और उन्नत बनाना, ठीक है ना। तो इस सुजनन विज्ञान है, ये भी आनुवांशिक तंत्र की नवीनतम अध्ययन प्रणाली है। सुजनन विज्ञान, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन जो आज हो रहा है, ठीक है, कि उनकी नस्लों को और उन्नत बनाने का। कोशिका विज्ञान, ये भी इसका नवीनतम अध्ययन प्रणाली, और जीवमिति बायोमेट्री, ये भी इसकी नवीनतम अध्ययन प्रणाली, और सुजनन विज्ञान। एक तो ये चारों वर्ड याद रखना। तीसरा ट्राइसोमी 21 भी आनुवांशिकता से रिलेवेंट है। ट्राइसोमी 21 पिछली बार प्रश्न आया था, मैंने कहा बहुत प्रश्न आते हैं, इनको समझना आनुवांशिकता बताऊं उनको। ट्राइसोमी 21 किसको बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। किसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम अपन किसको बोलते हैं, जब गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, ठीक है ना, यही है डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, बताएं, या 47 में होगा, बताओ। 45 होता है डाउन सिंड्रोम में, 47 होता है, फटाफट आंसर दें। अरे बताओ फटाफट, डाउन सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है। 45 गुणसूत्र किसमें होते हैं, टर्नर सिंड्रोम में होते हैं, और 47 गुणसूत्र किसमें होते हैं, डाउन सिंड्रोम में। एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी 21वां जो जोड़ा होता है ना, उसमें एक गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है, अतिरिक्त होता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं ट्राइसोमी 21। 21वां जोड़ा एक अतिरिक्त होता है, इसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, और ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो ये प्रश्न पिछली रीट में भी आया था, इससे पहले भी आ चुका है। तो ट्राइसोमी 21 भी आनुवंशिकता संबंधित है। वह बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, रीट लेवल फर्स्ट में आया था ये प्रश्न, वह बाह्य शक्ति में जो प्रभावित करती है, स्टेटमेंट रोस का था, और ये वातावरण से रिलेवेंट है। किससे रिलेवेंट है, रोस ने स्टेटमेंट दिया था, वातावरण से रिलेवेंट दिया था। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको आंसर करना है 2 नंबर, यानी डी, बाकी सब है डी। डी करना है, कोई दिक्कत बताएं किसी को। डी जो है वो गलत है, वो वातावरण से रिलेवेंट है, बाकी सब आनुवंशिकता से रिलेवेंट है। ये सब पढ़ के जाना। वातावरण के ऊपर एक वुडवर्थ की परिभाषा पढ़ के जाना, और रोस की परिभाषा पढ़ के जाना, दोनों परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक ये भी पढ़ के जाना, मैंने इस टेस्ट में एक प्रश्न शायद मैं था 15 हो गए थे, मैं शामिल नहीं कर पाया। एक वंशानुक्रम वातावरण पे प्रभाव का अध्ययन जिन लोगों ने किया है, वातावरण के प्रभाव का अध्ययन भी ग्रेड फर्स्ट में आया था। तो वातावरण पे शारीरिक संरचना में प्रभाव फ्रेंच जोन्स ने किसने किया है, प्रजाति की विशेषता प्रभाव क्लार्क ने किया है। तो ये इनके सबके नाम भी याद करके जाना, ये हिंट दे रहा हूं आपको। व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझना भी ग्रेड सेकंड में भी आया था। व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति के लिए कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। सील गुणों का अंतर, इंटररिलेशनशिप ऑफ ट्रेट, यानी जितने भी आपके ट्रेट्स होते हैं, जितने भी आपके सील गुण हैं, वो आपस में एक दूसरे से रिलेवेंट होते हैं, मतलब एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित करेगा। कर्तव्य निष्ठा सत्य निष्ठा को प्रभावित करती है, ठीक है ना, तो ये सही है। सामान्य संभाव्यता, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, इसको समझना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य संभाव्यता का मतलब होता है कि मान लीजिए आप 2500 बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं, तो इन 2500 बच्चों का यदि मैं एवरेज निकालूंगा ना, तो आप में से अधिकतर बच्चे जो होंगे ना, वो सामान्य बुद्धि के होंगे। आप में से हो सकता है 10% बहुत अच्छी सुपीरियर भी हो सकते हैं, और हो सकता है 5% आप में से मंद बुद्धि भी हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चे जो पाए जाएंगे वो क्या पाए जाएंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, सामान्य संभाव्यता, ठीक है ना। अधिकतर जो होंगे वो सामान्य बच्चे ज्यादा पाए जाएंगे, इसको बोलते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं में सामान्य विशेषता होती है, अधिकतर विशेषताएं हमारी सामान्य से बच्चे होते हैं, ठीक है। कुछ बहुत ऊपर होते हैं, कुछ बहुत नीचे होते हैं, तो ये भी सही है। विचलनशीलता, वेरिएबिलिटी, व्यक्तिगत भिन्नताओं में अंतर पाया जाता है, डिफरेंस शब्द जो है उसको विचलनशीलता व्यक्त करता है, तो ये भी सही है। अधिगम समानता गलत है, व्यक्तिगत भिन्नता में अधिगम समानता नहीं पाई जाएगी, अधिगम विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अधिगम विभिन्नता। तो डी भाई, प्रश्न बाहर आने का मतलब है सब पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज है, ये पूरी एनसीईआरटी का सार है टेस्ट सीरीज में। तो आप समझ गए ना, तब तो फिर आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, और समझ में नहीं आया तब दिक्कत। ये लेवल बहुत अच्छा है, मतलब इससे बाहर आता कुछ नहीं है। पेपरों का वर्तमान जो पैटर्न है, मैं इजी प्रश्न भी करवा सकता हूँ, मुझे टाइम पास करना हो ना, मैं 20% इजी से लेके आऊँ फट फट, ये इसका आंसर ये, अरे क्या मतलब है भाई,
मैं यहाँ 360 डिग्री वाला एनालिसिस करवा रहा हूँ कि चीज पे चर्चा कर रहा है, प्रश्नों का लेवल आनंद देने वाला है, तब तो इसका यूट्यूब पे आप टाइम दे रहे हो भी। आपके पास टाइम, याद रखना कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं फ्री टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ। फ्री इस देश में कुछ नहीं है, कोई फ्री नहीं होता है। मैं फ्री नहीं करवा रहा हूँ। कैसे कह सकते हो आप फ्री करवा रहा हूँ? धीर सिंह सर तुमसे तुम्हारे जीवन का सबसे बेशकीमती समय ले रहे हैं। तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम मुझे दे रहे हो, तो तुमने फ्री नहीं दिया है, तुमने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है। तो जब कीमत चुकाई है ना, तो सर मुझे बदले में मिलना चाहिए। इसलिए इस फ्री वरी कुछ नहीं होता। कभी मत सोचना सर हम फ्री दे रहे हैं। फ्री का मतलब नहीं है तुम टाइम दे रहे हो, टाइम के बदले में तुम्हें आउटकम्स गजब के मिलने चाहिए। हमेशा याद रखना इस चीज को। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? देखो भाषा समझा करो, प्राइमरी फैक्टर पूछ लिया इसमें, प्राइमरी वर्ड से भाषा लग जाएगी। जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल अंतरक्रिया, अंतरक्रिया याद रखना ना, अंतरक्रिया ही है ना, इस पूरी भाषा में अंतरक्रिया। ऑफ टेस्ट में ऐसे होगा, इसमें पीपीटी में लिख दिया इसने। जन्म देने वाले माता पिता से बच्चों द्वारा प्राप्त आनुवांशिकता कोड। प्राथमिक कारण क्या है? प्राथमिक कारण, प्राइमरी फैक्टर कौन है? प्राइमरी फैक्टर व्यक्तिगत भिन्नता का, याद रखना ये चार टॉपिक हैं। विकास का प्राइमरी फैक्टर क्या है, बुद्धि का प्राइमरी फैक्टर क्या है, व्यक्तित्व का प्राइमरी फैक्टर क्या है, और व्यक्तिगत भिन्नता का प्राइमरी फैक्टर क्या है। चारों का आंसर आपको एक ही करना है, H गुणा E। क्या करना है? H गुणा E। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया जो है वो प्रभावित करती है। ये प्राइमरी फैक्टर होता है। ये क्या होता है? प्राइमरी फैक्टर। अब यदि मान लीजिए प्रश्न ऐसा था प्राथमिक कारण नहीं है, तब और ऑप्शन हो जाते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम वातावरण की प्राथमिक अंतःक्रिया का परिणाम होती है। इसके अलावा परिपक्वता प्रभावित करेगी, माता पिता की सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति प्रभावित करेगी, जाति प्रभावित करेगी, आपकी बुद्धि प्रभावित करेगी, लिंग प्रभावित करेगा। ये सब कारक व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करते हैं, बट प्राइमरी फैक्टर हमेशा दो ही होंगे, वंशानुक्रम गुणा वातावरण। तो ये तीसरा ऑप्शन। उसके बाद देखना, बहुत अच्छे प्रश्न था ये प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न के द्वारा समझा जाता है। भाषा इस वर्ड में ही समझ में आ गई, जिस बच्चे के दिमाग थोड़ा सा वो समझ गया। व्यवसाय चयन में प्रश्न आया हुआ है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किसके द्वारा समझा जाएगा? व्यवसाय चयन में बताओ, स्वभावगत प्रवृत्तियां, ये तो वंशानुक्रम आधारित होगी, मतलब ही नहीं है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अंतर, इसका व्यवसाय से क्या मतलब है? संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर हो सकता है, अभिक्षमताओं में अंतर। हमेशा याद रखना, अभिक्षमता शब्द जिसने भी, ये टॉपिक है आपकी बुद्धि से रिलेवेंट। अभिक्षमता का मतलब क्या होता है? किसी कार्य विशेष में विशेष योग्यता अभिक्षमता होती है। और व्यवसाय चयन में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण। किसका प्रयोग होता है? अभिक्षमताओं में अंतर से आइडिया लगता है कि बच्चा कौन से व्यवसाय में बेटर रहेगा, ये इस सेक्टर में सफल रहेगा कि उस सेक्टर में सफल रहेगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो ये टोटल 15 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। इसमें आज के दो बिंदु थे, वंशानुक्रम वातावरण को हमने ढंग से समझा है, और दूसरा व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ, प्रकार और प्रभावित करने वाले कारक। एक व्यक्तिगत भिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन। ये बिंदु भी याद रखिएगा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग दो बिंदु मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रूप से समझा दिए। अगला जो टेस्ट होगा उसमें शायद टॉपिक कौन सा मुझे ध्यान में नहीं है, उसको देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। शायद व्यक्तित्व वाला टॉपिक होगा या मोटिवेशन होगा, कौन सा मुझे ध्यान में नहीं है। तो हम उसको पढ़ेंगे और उसके बाद कंप्लीटली उस पर अपन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दें।